class 10th students. I am Randesh Singh Thakur and you are watching Libra classes. आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर और पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। हमने कल इसकी पोइट्री सेक्शन को, पूरी पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ा था। क्वेश्चंस पे बात करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। कौन कौन से कैरेक्टर इस पोएम के अंदर, उनके नाम क्या क्या हैं। बेलिंडा, आपको मैंने समझाया था कल, उस बूढ़ी औरत का नाम है जो उस घर की मालिक है, ठीक है। इंक छोटी सी बिल्ली है, ब्लिंक चूहा है, मस्टर्ड कुत्ते का नाम और कस्टर्ड ड्रैगन का नाम है, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टर्स थे। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड हमेशा क्यों एक सेफ से पिंजरे की मांग करता रहता था, यार मुझे एक पिंजरा दो, मुझे वहां पर आराम से सोना है, ठीक है। क्यों ऐसा करता था वो? क्योंकि वो वेरी लेजी था, बहुत सुस्त था, वो हमेशा खा करके सोना चाहता था, इसलिए हमेशा वो अपने फ्रेंड से क्या मांगता रहता था, एक नाइस सेफ केज की मांग करता रहता था, ठीक है। और वैसे भी इस पोएम के अंदर कस्टर्ड को एक बहुत सिर्फ बहुत लेजी और बड़ा लेथार्जिक और कोवार्ड टाइप का एनिमल यहाँ पर उसको दिखाया गया है। तो ऐसा दिखाने के लिए ये लाइन लिखना जरूरी थी कि वो हमेशा किसकी मांग करता था, एक पिंजरे की मांग करता था कि मुझे सोने की जगह दो बस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ये। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कोवार्डली ड्रैगन। ड्रैगन को कोवार्ड क्यों बोला गया है? तो कोवार्ड इसीलिए बोला गया क्योंकि वो किसी काम का नहीं था, बेकार था, यूजलेस था, लेजी था, लेथार्जिक था, इसलिए उसको कोवार्डली ड्रैगन बोला गया पोएम के अंदर। बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन था, कोई मतलब नहीं है इसका पेपर में आने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। व्हाई? बेलिंडा उसको बहुत टीज करती थी, बहुत परेशान करती थी। क्यों करती थी वो ऐसा? क्योंकि वो जो ड्रैगन था वो कोवार्ड था, मतलब यूजलेस था, लेजी था, बिना किसी काम का था। एकदम यूजलेस क्वेश्चन है ये, किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन अ सीरियस और फनी पोएम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन कुछ हद तक थोड़ा काम का है ये, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछता है क्या आपको ये जो स्टोरी है, ये जो पोएम है जिसको बैलेड कहते हैं, आपको ये फनी लगी या सीरियस लगी? डिस्कस करो अपने क्वेश्चन और ये आंसर को। लिखता है, वी फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बोथ सीरियस एंड अ फनी पोएम। इसमें ये लिखता है कि दोनों तरह से हमें लगी है, फनी भी और सीरियस भी। इट सीम्स सीरियस टू अस बिकॉज पुअर ड्रैगन इज क्रिटिसाइज्ड एंड टीज्ड बाय हिज कंपेनियंस। ये हमें सीरियस इसलिए लगी क्योंकि सारे वो जो घर के मेंबर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सभी मिलजुल करके इस ड्रैगन को परेशान करते हैं, इसको वो छेड़ते रहते हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कस्टर्ड द ड्रैगन डज नॉट ऑफेंड और रेजिस्ट देम। और बदले में ये जो कस्टर्ड है, ये जो ड्रैगन है, ये उनको अपोज नहीं करता है, वो इसको तंग करते हैं, ये इनको कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। सब कुछ बर्दाश्त करता रहता है ये बेचारा, गरीबों की तरह, ठीक है। इंस्टेड ही रिट्रीट्स टू अ सेफर प्लेस। वो उल्टा करता क्या है, जब ये इसको परेशान करते हैं तो वो कहीं पर अकेली जगह पर जाकर वो सो जाता है आराम से, कोई ध्यान नहीं देता इनकी तरफ। यहां तक पोएम जो थी वो सीरियस थी। अब दूसरी तरफ क्या होता है, बट लेटर इन द पोएम ही प्रूव्स हिज मेटल बाय प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द पायरेट। और लास्ट में वो बदला लेने की बजाय क्या करता है, जो लोग हमेशा उसको परेशान करते थे, ये उन्हीं की जान बचाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कैरेक्टर यहाँ पर इसका दिखाया गया है। The poem is funny as well because the members tease and criticize him. Moreover, the characters and their names are very funny. They boast about themselves. पहली बात तो जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बहुत मौज मस्ती वाले हैं, ठीक है, बहुत मजाकिया नाम है उनके, नाम सुनकर की हंसी आती है। उसके बाद फिर जब वो अपनी तारीफें करते हैं कि मैं इतना बहादुर हूँ, मैं इतना, मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं इतना शेर हूँ, मैं उसको भगाता हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये सुनकर के बहुत हंसी आती है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस में बात करें तो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो राइम स्कीम मैंने आपको पोएम में बताई थी कि इसकी राइम स्कीम है ए बी बी, मतलब हर स्टेंजा की जो पहली दो लाइनें हैं वो सेम है और लास्ट की दो लाइनें सेम है। 1 और 2 लाइन दोनों सेम है, 3 और 4 लाइन दोनों सेम है। तो ए बी बी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा राइम स्कीम कैसे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन सिमिलीज। आपने अपनी पोएम में से वो पूरी लाइंस को कॉपी करना है जिनमें एज या लाइक
यूज हुआ है। ठीक है, आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका। वट इमेजेस डज द पोइट यूज इन द पोइम, कौन कौन सी इमेजेस का यूज किया उसने। तो पहली है चिमनी फॉर नोज, उसने उसके नाक को एक चिमनी बोला है। ठीक है, जैसे चिमनी में से धुआं निकलता ना, ऐसे ड्रैगन के नाक में से धुआं निकलता। इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक शेरों को गली में से नीचे भगाते हैं। इमेजिन करो, कुत्ता और बिल्ली हैं, वो शेर को भगा रहे हैं नीचे, इतना अच्छे मजा आता है ना सुन के। He went at the parrot like a robin at a worm, जैसे रोबिन पक्षी जो है वो किसी वॉर्म के ऊपर पड़ जाता है, झपट्टा मारता है, ये भी इमेज है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, Which line or stanza is used as a refrain in the poem? Refrain कहते हैं रेपिटेशन को। पोएम के अंदर अगर कोई लाइन या कोई फ्रेज रिपीट होता है तो उसको रिफ्रेन या रेपिटेशन बोलते हैं। तो एक लाइन है, रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, इस लाइन को बार बार रिपीट किया गया है, तो इसी को रिफ्रेन बोला जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसकी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Who were Marian and Germania? ये मैरियन और जर्मेनिया कौन थे, किन लोगों के नाम थे या फिर किस चीज़ के नाम थे ये। What was the importance of the way in which they were portrayed? जिन जिन तरीकों से ये दोनों फिगर्स को पोर्ट्रेट किया गया, ठीक है, इनको दिखाया गया, डिस्प्ले किया गया, क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी, लोगों के लिए क्यों ज़रूरी थी ये। एक पिक्चर ड्रा कर दी, एक स्टैचू बना दिया, इसका बनाने का क्या मतलब था फ्रांस के अंदर या फिर पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैरियाना और जर्मेनिया ये दोनों फीमेल एलिगरीज थी, ये फीमेल फिगर्स थे, दो औरतों की ये पिक्चर्स थी जिनको बनाया गया था क्या करने के लिए, अपने अपने नेशंस को, अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी कंट्री की शक्ल नहीं होती ना, हम अगर दिखाएं कि इंडिया ऐसा भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दिखा नहीं सकते हैं। मान के चलो, जैसे मैं कहता हूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की शक्ल होती है कभी कैसा, ईमानदारी आपको दिखती है कभी, कहीं पर सड़क पे चलते हुए हवा में उड़ते हुए हमने उसको देखा हो कि यार ईमानदारी वहाँ से जा रही थी, वो ऐसी दिखती है, उसके पंख लगे होते हैं या उसकी आंखें होती हैं या उसकी ऐसी शक्ल होती है, कुछ भी नहीं है ना। तो अगर किसी पेंटर को हम ये कह दें, किसी आर्टिस्ट को ये बोलेंगे यार आपको एक पिक्चर ड्रा करनी है जिसके ऊपर आपको ईमानदारी को शो करना है, तो कैसे करेगा वो। ठीक है, तो ये पेंटर या फिर आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को जिनकी कोई शक्ल नहीं होती है, उनको जब ये इंसान की सूरत में दिखाते हैं या फिर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। तो यूरोप के अंदर जब नेशन स्टेट का आइडिया लोगों के अंदर डाला जा रहा था, तो तब नेशन किसको मानेंगे वो, जैसे हम सभी लोग भगवान को मानते हैं ना। अब हमने कभी भगवान को देखा भी नहीं है, तो अगर हम किसी को दिखाना चाहें कि यार भगवान ऐसा है, उसकी तारीफ करना चाहें, उसको दिखाना चाहें, तो कैसे दिखाएंगे उसको, किस किस हेल्प से, किस फिगर के थ्रू हम उसको दिखाएंगे। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को किसी शक्ल में दिखाते हैं, किसी पिक्चर में दिखाते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन या फिर एलिगरी बोला जाता है। ठीक है, अब एलिगरीज को जब इंसान की शक्ल में दिखाएंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, जैसे यूरोप के अंदर किया गया था। तो कंट्रीज़ को, जर्मनी को और फ्रांस को, इन कंट्रीज़ की शक्ल दिखाने के लिए, यानी कि एक इमेज ड्रा करने के लिए वहाँ के पेंटर्स ने क्या किया था कि दो फीमेल फिगर्स को ड्रा किया था। ठीक है, दो फीमेल की इमेजेस को ड्रा किया था, जो फीमेल इमेजेस अपने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पर आंसर में लिखता है ये, फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट्स इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। 19वीं सदी में नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फीमेल फिगर्स को इन्वेंट किया गया था। ठीक है, इनकी दो एक शक्लें बनाई गई थी। फर्स्ट है मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। तो जो मैरियन है ना, ये एक ऐसे नेशन को रिप्रेजेंट करती थी जो सभी लोगों का होगा, जो किसी एक मोनार्क का या एक किंग का नहीं होगा। अच्छा, एक ऐसा देश जो सभी लोगों से मिलकर के बना हो, उसको रिप्रेजेंट करती थी मैरियन। सेकंड लिखते हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी
and the Republic, the Red Cap, the Tricolor, the Cockade. Statues of Marion were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भरे गए थे कि ये आज़ादी को दिखाती है, रिपब्लिक को, यानी ये सब लोगों को, पूरे कंट्री के अंदर जितने भी क्लासेस के लोग रहते थे, हर इंसान के कलर को, उसकी आइडेंटिटी को उन फिगर्स के अंदर डाला गया था, ठीक है ना, जिससे ये शो होता था कि सभी लोगों से मिल करके ये फिगर बना हुआ है। तो यानी जो कंट्री बनने वाली है वो हम सभी लोगों के योगदान से बनने वाली है। इस तरह से हर एक सेक्शन को, हर एक क्लास को ये लगता था कि ये देश हमारा ही है, ये हमसे ही मिलके बना हुआ है। तो इन पब्लिक फिगर्स को क्या करते थे, पब्लिक स्क्वायर्स पे या फिर पब्लिक प्लेसेस पर इनको डिस्प्ले पर लगाया जाता था, ताकि लोगों को बार बार ये आइडिया आता रहे, ये याद आती रहे कि ये जो फिगर है, ये जो इमेज है, ये हमारे देश की है, हमें इसको बचाना है, हमें इसको आज़ाद करना है, हमें इसको संभाल के रखना है। ये सारी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए इन फिगर्स को पब्लिक प्लेसेस पर लगाया जाता था। दूसरी पर बात आती है मैरियन। थर्ड पॉइंट है, मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। कॉइन्स और स्टैम्प्स के ऊपर भी इन इमेजेस को ड्रा करते थे, ताकि बार बार उनको लोग देख करके उनको याद आता रहे कि ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। और लास्ट में लिखते हैं, जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो जर्मेनिया कहाँ पर फेमस हुई, जर्मनी के अंदर, ठीक है। जर्मनी में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए या फिर इनको लोगों के दिमाग में डालने के लिए जर्मेनिया नाम की एक पिक्चर को ड्रा किया गया था, जो एक फीमेल फिगर थी। In visual representations, Germania wears a crown of the oak leaves as in visual representations, Germania wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism. तो जो पिक्चर्स जर्मेनिया की ड्रा की गई उसमें दिखाया गया है कि जो जर्मेनिया है वो अपने सिर के ऊपर एक ऐसा ताज पहनती है, एक ऐसा क्राउन पहनती है जो ऑक लीव्स से बना हुआ था। तो जर्मन माइथोलॉजी में जो ऑक है वो हीरोइज्म को, वो करेज को, वो हिम्मत को दिखाता है, ठीक है। इसलिए उसका जो सिर का ताज बना हुआ था वो किससे बना हुआ था, ऑक लीव्स के साथ। फोर है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, कि जर्मनी यूनाइट कैसे हुआ, उस पूरे प्रोसेस को आपको ब्रीफली समझाना है, ठीक है, शॉर्ट में समझाना है। तो इसमें लिखते हैं, nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. भाई जो कंजर्वेटिव लोग थे, ठीक है, कंजर्वेटिव क्या करते थे, तो जर्मन यूनिफिकेशन, इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से मैं आपको एक एपिसोड रेफर कर रहा हूँ। हमारी इसी प्लेलिस्ट में आपको एक एपिसोड मिल जाएगा द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के नाम से, उस एपिसोड को देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पूरी जो प्रोसेस है जर्मन यूनिफिकेशन का वो पूरा समझाया जाएगा वहाँ पर, और इसका आंसर आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। यहाँ पर इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, उसको डिटेल में आपको समझाना है कि नेपोलियन के अंडर जो एरिया था, जो फ्रांस नेपोलियन के अंडर था, उस फ्रांस में रूल करने के लिए नेपोलियन ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए थे। तो सीधी सी बात है, ये नेपोलियनिक कोड की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके लिए भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में आप देखना, एक एपिसोड पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इसी टॉपिक के ऊपर ही, ठीक है, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से पब्लिश किया गया है, या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। आप उसको भी देख लीजिएगा, और इसका आंसर आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्कशन वाले सेक्शन में क्वेश्चन है कुछ। फर्स्ट लिखता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में जो लिबरल रिवॉल्यूशन हुई है उसको हमने समझना है। व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स।
तो किस तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल आइडियाज़ जो थे वो लिबरल्स लोग सपोर्ट किया करते थे। तो एक एक करके समझते हैं इसको। इस पर भी वैसे एक एपिसोड बना हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स and workers in many European countries in the year 1848, the revolution led by the educated middle classes was underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. 1848 में थोड़ा समझेंगे हम लोग कि पूरे यूरोप के अंदर जगह जगह पर बहुत सारी रिवोल्यूशंस हो रही थी, इसीलिए इस पीरियड को द एज ऑफ रिवोल्यूशंस का नाम भी दिया गया है। ठीक है, जब रूरल एरियाज़ में या फिर जब कंट्री साइड में पीजेंट्स और पुअर वर्कर्स लोग जो थे वो रिवोल्यूशन कर रहे थे, रिवॉल्ट्स कर रहे थे, उस टाइम पर शहरों में क्या था, यानी उन्हीं रिवॉल्ट्स के पैरेलल शहरों में क्या हो रहा था, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग जो थे वो उनके पैरेलल एक अलग से रिवॉल्ट चला रहे थे। ठीक है, अलग से रिवोल्यूशन कर रहे थे, जिस रिवोल्यूशन को द लिबरल रिवोल्यूशन का नाम भी दिया जाता है, या फिर रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स भी इसको बोला जाता है, 1848 वाली। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इसी रिवोल्यूशन के चलते फ्रांस के अंदर मोनार्की को ख़त्म करके वहाँ पर यूनिवर्सल मेल सफरेज को प्रोक्लेम किया गया था। मतलब जितने सारे भी मेल हैं, जो सारे के सारे मैन हैं, उनको वोटिंग राइट मिल गए थे। ठीक है, वहाँ पर फीमेल्स को वहाँ पर भी नहीं मिले थे। सेकंड पार्ट लिखता है, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप where independent nations did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. अब यूरोप के बाकी हिस्सों में जो बाकी कंट्रीज जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, जहाँ पर अभी भी नेशन स्टेट्स का कोई आइडिया नहीं था, ये यूनिफाई नहीं हुए थे अभी तक। ठीक है, यहाँ पर अभी तक नेशंस नहीं बने थे, इनके अंदर भी ये आइडिया आने लगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर जोर देना चाहिए, या फिर ऐसी गवर्नमेंट को लाना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हो। तो इस मतलब फ्रांस से इंस्पायर होकर के पूरे यूरोप के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना फिर उसके बाद जोर पकड़ने लगती है। नंबर 3 पे लिखता है, they took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation states on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. तो इस रिवोल्यूशन में क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे जोर दिया गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर, मतलब बहुत सारे क्लब्स को बनाना या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश करना, अपने अपने मतलब पार्टीज बनाना, ये चीज़ उसके बाद लेने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये सारी मांग उठाई गई थी इस वाली रिवोल्यूशन के अंदर, जो रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848 थी। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स. Women had formed their own political associations, formed newspapers and taken part in the political meetings and demonstrations. लेकिन इस जो रिवोल्यूशन थी 1848 की, इसके अंदर वुमेन को वोटिंग राइट देने वाला जो ये मुद्दा था, ये कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं था। ठीक है, मतलब रिवोल्यूशन के अंदर हर बात पर ध्यान दिया गया था, बट इतनी सारी बातों के बावजूद भी जो वुमेन थी उनको वोटिंग राइट देने के लिए इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं था। तो फाइनली वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। आपको याद है ना, जब हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस किया था द पोजीशन ऑफ वुमेन, तो वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिले थे। ठीक है, सेंट पॉल चर्च में जब लास्ट में फाइनल में वो सेरेमनी होती है जहाँ पर किंग आता है या फिर सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो वहाँ पर भी जो वुमेन थी उनको जस्ट एक दर्शक या स्पेक्टेटर्स के रूप में उनको वहाँ पर खड़ा किया गया था। एक्चुअल में उनके हित की कोई भी बात वहाँ पर नहीं की गई थी और ना ही उनको उस टाइम पर वोटिंग राइट दिए गए थे। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक मान के चलो या फिर इसकी एक नैरो माइंडेडनेस मान के चलो। सेकंड क्वेश्चन है, चूज 3 एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको 3 एग्जांपल्स बताने हैं जहाँ पर कल्चर ने, लोगों के रहन सहन ने, उनकी लिविंग हैबिट्स ने या फिर उनके कल्चर ने, उनके पहनावे ने, उनकी भाषा ने नेशनलिज्म को ग्रो करने में हेल्प की है यूरोप के अंदर। आपको 3 एग्जांपल्स देनी है, 3 केस स्टडीज देनी है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं इसको।
पहली बात हम लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया था। इसमें लिखता है लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन। द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। क्लर्जी in Poland began using language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and all religious instructions. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. जब पोलैंड पर रशिया ने अधिकार किया था, ध्यान रखना, जब रशियन ऑक्यूपेशन हुआ पोलैंड के ऊपर तो रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया पूरे के पूरे पोलैंड के ऊपर, ठीक है। तो जो पोलिश लैंग्वेज थी पोलैंड की नेटिव, उसको दबा दिया गया, उसको मतलब क्रश कर दिया गया एक किस्म से, उसको डिमोट कर दिया गया या फिर उसकी प्रमोशन नहीं की गई कि रशियन ही आप यूज़ करोगे, आप पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे। लेकिन उस मुश्किल दौर में भी जब लोग रशियन लैंग्वेज को छोड़ के जब मतलब इस पॉलिश लैंग्वेज का लोग यूज़ करते थे चर्च के अंदर रिलीजियस मैसेज देने के लिए, गैदरिंग्स को संबोधित करने के लिए या फिर ऐसा करने के लिए, तो उस टाइम पर पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करना एक सिंबल माना जाता था रशिया के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है, क्योंकि रशिया की जो लैंग्वेज थी वो रशियन थी और रशिया का अधिकार था पोलैंड के ऊपर। तो पोलैंड उस टाइम पर एक मतलब ऐसा मान के चलो कि ये गुलाम कंट्री थी, है ना। तो गुलाम कंट्री की जो भाषा थी वो भी गुलाम मानी जाती थी। अब उस गुलामी की वाली भाषा का यूज़ करना मतलब ये लोग अपना स्ट्रगल या फिर अपनी उस प्रोटेस्ट को ये लोग दिखा रहे थे कि हम अपनी ही भाषा का यूज़ करेंगे, तुम हमारे ऊपर कितने भी जुल्म ढालो, ठीक है। तो ये पहली एग्जांपल थी जहाँ पर लैंग्वेज की एग्जांपल दी गई है या फिर जहाँ पर लैंग्वेज ने अपने नेशन को आज़ाद करवाने के लिए मोटिवेट किया हो लोगों को, पहला केस। सेकंड था रोमांटिसिज्म। अब ये रोमांटिसिज्म क्या था, इस पर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलने वाली है, बट उसको भी हम समझ लेते हैं। Romanticism, it was a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, institution and mystic feelings. They tried to portray a common cultural past as the basis of a nation. Folk poetry, folk dance, folk songs, the true spirit of the nation was popularized through the above means. So collecting and recording these forms of folk culture was an essential part of nation building. ये रोमांटिसिज्म क्या था असल में, यूरोप के अंदर एक ऐसा दौर आया था, एक ऐसी एज आई थी जब सारे के सारे पोइट्स ने, कंपोजर्स ने, ऑथर्स ने ऐसी कविताएं, ऐसी कंपोजिशंस, ऐसी बुक्स लिखना शुरू कर दी थी जिनके अंदर किसी एक देश की बात नहीं की गई थी। पूरे यूरोप को एज अ होल देखा गया था, मतलब ऐसी कॉमन चीज़ों को उठाया गया था जो हर इंसान के साथ जो टच करती हैं, जो हर इंसान के साथ लिंक्ड थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा दौर आया था जिस पूरे दौर को रोमांटिसिज्म बोला गया या फिर इसको रोमांटिक मूवमेंट भी बोला गया था, ठीक है। तो इसमें लोगों उन ऑथर्स ने क्या किया, उन्होंने ऐसी ग्लोरी को क्रिटिसाइज किया जो सिर्फ रीज़न और साइंस पर बेस्ड थी। बोला हर चीज़ के लिए फैक्ट का देना या फिर जस्टिफाई करना उसको, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि लोग किसी वजह से ही यूनाइट होने की बात करें या फिर लोगों को कोई फैक्ट मिले, कोई मतलब उनको ऐसा मान के चलो कि उनको लॉजिक ही मिलेगा तो भी वो आज़ादी की बात करेंगे। वो कुछ इमोशंस भी हैं, अपने इमोशंस की खातिर भी लोग आज़ादी को मांग सकते हैं, या फिर अपने ऐसा मान के चलो कि मिस्टिक फीलिंग्स, कुछ ऐसे ऐसे मतलब सेंटिमेंट्स हैं जो लोगों को आज़ादी ले जाते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इन लोगों ने साइंस और रीज़न को छोड़ करके इमोशंस और फीलिंग्स को पकड़ना शुरू किया, ऐसी ऐसी कंपोजिशंस बनाई जो लोगों की फीलिंग्स को टच करती हों। तो अंदर से लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि हम सभी लोग एक ही हैं, इस पूरी इंसानियत एक ही है, हर इंसान को आज़ाद होने का हक है, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इस पूरे के पूरे एक कल्चरल मूवमेंट को रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक एज का नाम दिया गया। नंबर 3 है थ्रू अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। आपको कहीं दो नेशंस की एग्जांपल लेनी है और वहाँ पर बताना है कि किस तरह से दो नेशंस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए 19th सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली किसकी बात की गई है, जर्मनी और इटली की। तो जो दोनों का यूनिफिकेशन आपको
एपिसोड्स इसके लिए डेडिकेटेड बने हुए हैं, आपको हमारी प्ले लिस्ट में वो मिल जाएंगी, ठीक है, इसी हेडिंग के अंडर, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या फिर जर्मन यूनिफिकेशन। तो आप उन एपिसोड्स को देखिएगा, बाकी इनके रिटर्न में आंसर आपको साथ में इसी फाइल में मिल जाएंगे, नीचे PDF में डिस्क्रिप्शन में। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। कहते जो ब्रिटेन का केस था वो सारे यूरोप से अलग कैसे था। भाई बहुत सारी कंट्रीज यूनाइट हुई हैं यूरोप के अंदर, ब्रिटेन भी यूनाइट हुआ, बट जो ब्रिटेन था इसका केस बाकी यूरोप से अलग कैसे था, स्ट्रेंज कैसे था इसका केस। तो अगर आपने वो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या फिर ये वीडियो देखी होगी, मतलब ग्रेट ब्रिटेन, या फिर वो वाली वीडियो एपिसोड देखा होगा, तो आपको वहाँ पर समझ आई होगी कि ये अलग कैसे था। जर्मनी और इटालियन यूनिफिकेशन में क्या हुआ था, रिवोल्यूशंस हुई थी, वार लड़े गए, लड़ाइयाँ लड़ने के बाद ये कंट्रीज यूनाइट हुई हैं, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इन लोगों को, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वहाँ पर ना तो कोई बहुत बड़ी रिवोल्यूशन हुई, ना कोई वार लड़े गई, ना कुछ किया गया, बस एक छोटी सी आइडियोलॉजी थी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। बस इसी आइडियोलॉजी के डिफरेंस ने पूरे ग्रेट ब्रिटेन को क्या कर दिया, यूनाइट करने में हेल्प कर दी, और वो नेशन यूनाइट हुआ बिना किसी क्रांति के, बिना किसी रिवोल्यूशन के। तो इसलिए इसका केस स्ट्रेंज माना जाता है या फिर बड़ा डिफरेंट माना जाता है रेस्ट ऑफ यूरोप से। आंसर में लिखता है, फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट्स was not due to sudden upheaval or revolution, it was the result of a long drawn out process। कहता है ग्रेट ब्रिटेन का बनना, यूनाइटेड किंगडम का बनना, ये कोई सडन अपहेवल नहीं था, ये कोई एकदम सडनली कोई क्रांति नहीं हुई थी, कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था कि उसके बाद ये यूनाइट हो गया। कहता है एक लंबा प्रोसेस था ये, ठीक है, लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस, धीरे धीरे करके ये सारी बातें होती चली गई और पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम यूनाइट होता चला गया, ये ऐसा हुआ था। The primary identities of people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish। कहता है स्टार्टिंग में जब ये लोग ब्रिटिश आइलैंड्स में रहा करते थे तो इनकी आइडेंटिटी अलग थी, इनका एथनिक कल्चर अलग था, इनके ग्रुप्स अलग अलग थे, इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी, ठीक है। इंग्लिश लोग इंग्लैंड में रहा करते थे, वेल्स में रहते थे, स्कॉट में रहते थे, आयरिश आयरलैंड वाले थे, तो ये सारे के सारे लोग अलग थे, ठीक है, सेम नहीं थे। ये हुआ क्या, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर के। बाद में क्या हुआ, स्कॉटिश पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम स्पीकिंग देयर गैलिक लैंग्वेज एंड फ्रॉम वियरिंग देयर नेशनल ड्रेस, मैनी वर ड्रीवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो जो स्कॉटिश लोग थे उनको क्या किया गया, उनको भाषा बोलने से और अपना जो ड्रेस था वो पहनने से इनकार कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। बहुत सारे लोगों को तो अपनी होमलैंड से ड्राइव आउट भी कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और नेक्स्ट लिखता है, आयरलैंड वाज फोर्सिबली incorporated into the UK in 1801. This was achieved by English helping the Protestants of Ireland to establish dominance over the Catholics। आयरलैंड का जो केस था वो अलग था, ठीक है, वहाँ की जो प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन थी उसको इंग्लैंड ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और फाइनली जो आयरलैंड की प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन थी उन्होंने सदर्न आयरलैंड से अपने आप को अलग कर दिया और खुद को मर्ज कर दिया किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग जिसको यूनियन जैक बोला जाता है, द नेशनल एंथम कौन सा है ये, गॉड सेव और नोबल किंग। The English language were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partners with this union। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए इन पूरे के पूरे नेशंस को, पूरे कंट्रीज को यूनाइट करके एक कलेक्टिव फीलिंग देने के लिए, ठीक है। क्या किया गया, एक सिंगल फ्लैग जो था उसको अडॉप्ट किया गया जिसको यूनियन जैक बोला जाता है। उसके बाद एक कॉमन नेशनल एंथम इनके लिए अडॉप्ट किया गया जिसके वर्ड्स इस तरह से हैं, गॉड सेव और नोबल किंग, ठीक है, ये कुछ लाइन है उसकी। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को
प्रमोट कर दिया गया पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम के टेरिटरी में। ठीक है, लास्ट में लिखता है व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बाल्कन्स। जो बाल्कन पेनिनसुला है उसके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो कैसे उभरने लगी या फिर उजागर होने लगी या फिर लाइट में आने लगी। बाल्कन नेशंस के अंदर नेशनलिस्ट टेंशंस क्यों इमर्ज होने लगी, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर लिखता है इट वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो who were broadly known as Slavs। जो बाल्कन रीजन है ना, असल में ये इन सारी कंट्रीज से मिलकर के बनता है जिनका नाम अभी मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, इन कंट्रीज में अलग किस्म के लोग रहते थे, उनका कल्चर अलग था, उनका पहनावा अलग था, उनकी भाषाएं अलग थी, उनकी एथनिसिटी अलग थी, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस थे इन लोगों के अंदर। बट इन सारे के सारे जो बाल्कन रीजन के लोग थे इनको कॉमनली क्या बोला जाता था, स्लाव्स बोला जाता है इनको। ठीक है, इनको स्लेव्स बोला जाता है। ये सारे के सारे लोग जो बाल्कन रीजन में रहते हैं इनको स्लेव्स कहा जाता है। ठीक है, A large part was under the control of Ottoman Empire. Gradually, independence was declared from them. इस बाल्कन पेनिनसुला का जो मेजर पोर्शन था ना, उसकी कंट्रीज ओटोमन एम्पायर के अंडर थी, जो धीरे धीरे बाद में चल करके जिन्होंने अपने आप को आज़ाद कर दिया था। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस का अभी हमने बात की है पहले इसकी। इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज ओटोमन एम्पायर से फ्री हो गई थी। ठीक है, तो फ्री होने के बाद हर इंसान अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। आगे लिखता है द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब कुछ देश आज़ाद हो चुके थे, ठीक है, कुछ के ऊपर से ओटोमन एम्पायर का जो रूल था वो हट चुका था, वो लोग अब आज़ाद हो गए हुए थे, और ऊपर से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी उन दिनों में। तो हर इंसान अपने देश से प्यार करता था और दूसरे से नफरत जागने लगी उनके अंदर। मैक्सिमम लोग अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने की कोशिश करने लगे, तो उस चक्कर में ये पूरा का पूरा जो नेशन था ये बहुत एक्सप्लोसिव हो गया और इसमें फ्रीक्वेंट बैटल्स लड़ी जाने लगी। इसलिए जो बाल्कन नेशन थे इन सब के सब अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स और टेंशंस जागने लगी उस टाइम के बाद। ठीक है, इस तरह से हमने इस पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस किया है, शॉर्ट में किया। वैसे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उनको आराम से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने अभी नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की है, अब हम अपने इंडिया की बात करेंगे कि वहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग्स किस तरह से इमर्ज हुई, किस तरह से हमारा नेशनल फ्रीडम जो था उसका स्ट्रगल, किस तरह से हमारी नेशनल फ्रीडम का स्ट्रगल जो था वो आगे बढ़ा। तो उसको हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे एक एक करके सीरीज़ के अंदर। तो इस लेसन को कवर करने के बाद आपको नेक्स्ट लेसन के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, इसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने। ठीक, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है, किसी दोपहर का लास्ट का लेसन है ये, तो आप बच्चों को इसको पढ़ के मजा आने वाला है, बहुत अच्छी पोएम है ये। ठीक है, दरअसल ये टीचर और उसके स्टूडेंट्स की एक स्टोरी है ये भी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले समरी में आ जाओगे नीचे, इसमें लिखता है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून एक्सप्रेसेस अ मूड of bitter desperation at the thanklessness of a teacher's work। तो इस पॉइंट में क्या दिखाया गया है, जो टीचर है, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े थैंकलेस हैं असल में। टीचर कितनी मेहनत कर उनको पढ़ाने के लिए, वो कितना हार्डवर्क करता है, वो कितने मेहनत करके कंटेंट्स को निकाल के लाता है और वो अपने बच्चों तक पहुंचाता है, बट उसकी सारी मेहनत जो है वो बेकार जाती है, क्योंकि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब वो उसकी तारीफ नहीं करते हैं या फिर उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो बेचारा मेहनत करता जाता है और बच्चे उसको थैंकलेसनेस दिखाते हैं, तो उसका मूड बहुत डिप्रेस हो चुका है। द स्पीकर ऑफ द पोएम हु हैपेंस टू बी अ टीचर कंपेयर्स हिज स्टूडेंट्स विद हॉर्न्स। इस पोएम में जो टीचर है वो अपने बच्चों को
शिकारी कुत्तों के साथ कंपेयर करता है। शिकारी होते हैं ना जो जंगल में जाके शिकार करते हैं, उनके पास बहुत तेज कुत्ते होते हैं, ठीक है ना, जिनसे वो शिकार करते हैं। ये होते कैसे हैं, आगे बात करते हैं। Who hate to chase knowledge। इमेजिन करो कोई शिकारी है, उसके पास कोई कुत्ता है, बट वो शिकार पर जाना ही नहीं चाहता है। तो कहता है ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे ऐसे हॉन्ट्स हैं जो नॉलेज का शिकार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये उससे नफरत करते हैं। द टीचर हैज फेल्ड टू इंस्पायर देम। टीचर ने बहुत कोशिशें की हैं उनको इंस्पायर करने में, बट उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं इस पॉइंट के अंदर अपने बच्चों को इंस्पायर करने में। आपको समझ रहे हो आप? टीचर बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाने में, बट बच्चे उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ये बेचारा मायूस हो जाता है, यार ये मेरे कुत्ते शिकार ही नहीं करते, तो मैं क्या करूँ। He thinks that his teaching and the pupils' learning are both purposeless, and he can no longer haul them or urge them anymore। कहता है मेरा पढ़ाना और मेरे बच्चों का पढ़ना ये दोनों पर्पसलेस है, इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं उनको पढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उनको इंस्पायर नहीं कर पाया हूँ कि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट में क्या लिखता है ये। फर्स्ट पहला भी आ जाओगे, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में कहता है व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वियरीनेस। कहता है कब ये घंटी बजेगी और कब मेरी ये थकान दूर होगी। बात समझ रही हो आप? बेचारा क्लास में बैठा हुआ जाकर के और इंतजार कर रहा है कि कब घंटी बजेगी और मैं इस क्लास से बाहर निकलूंगा। आप हालत समझ रहे हो ना? कभी कभार क्लास में ऐसी हालत हो जाती है कि हम वेट करते हैं घंटी कब बजेगी। कभी कभार कोई टीचर ऐसा लेक्चर देता है कि हम सोचते हैं घंटी ना बजे तो अच्छा है, थोड़ी दो चार बातें और निकल जाए तो अच्छे है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वेट करते हैं कि कब घंटी बजेगी यार, कब ये जान छूटेगी इससे, होता है ना ऐसा। तो टीचर ये सोच रहा है कि घंटी कब बजेगी, कब मेरी जान यहाँ से छूटेगी, कब मेरी थकावट दूर होगी। हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश एंड स्ट्रेंड अपार्ट। लीश उस रस्सी को बोलते हैं जिसको गले में बांध करके कुत्ते को बांधा जाता है, ठीक है। तो कहता है हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश। कहता है ये जो मेरे कुत्ते हैं ये कब से उस रस्सी को झटके मार रहे हैं, कब से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंड अपार्ट, कितना खींचा है इन्होंने उस रस्सी को तोड़ने के लिए। माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स। पैक कहते हैं ग्रुप को। क्या कहता है ये क्लास में जो मेरा ये ग्रुप बैठा हुआ है, किसका ग्रुप है ये? अनरूली हॉर्न्स का। कहता है ये मेरे वो शिकारी कुत्ते हैं जो अनरूली हैं, जो इनडिसिप्लिन्ड हैं, जो शिकार करने के लिए मेरी बात नहीं मानते हैं। आई कैन नॉट स्टार्ट देम अगेन ऑन अ क्वेरी ऑफ नॉलेज, दे हेट टू हंट। कहता मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, मैं फिर से इनको इकट्ठा करके इंस्पायर नहीं कर सकता कि ये फिर से शिकार करने के लिए चले जाएं। कौन सा शिकार करना है? पढ़ाई के पीछे भागने वाला शिकार, ठीक है। तो कहता है मेरे ये ऐसे कुत्ते हैं जो शिकार में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मैं इनको कैसे इंस्पायर करूं? थक गया हूं मैं, ये भी मेरे से आजाद होना चाहते हैं तो मैं भी इनसे आजाद होना चाहता हूं। कहता मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, ठीक है। आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर। कहता ना तो इनको मैं और इंस्पायर कर सकता हूं, ना इनको मैं फोर्स कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बस एक बार नीचे अपनी बुक पे फोटो देखो, जो टीचर है ये मैथ्स टीचर असल में, देखो वहां पर उसने कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो मैथ्स टीचर की क्लास में यही हालत होती है इसमें, ठीक है ना। बच्चे वेट करते हैं कि कब ये जान छूटेगी हमारी। होता है ऐसा क्या? बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये मैथ्स टीचर बहुत परेशान हो गया हुआ है, कहता है मैं किस तरह से इनको पढ़ा लूं, कैसे इनको इंस्पायर करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक। आगे लिखता है, नेक्स्ट पेज पे चलोगे। No longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desks। कहता मैं इस चीज को, इस खराब हालत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है और बर्दाश्त करने की। क्या हालत है कि इनके जो डेस्क हैं उनके ऊपर किताबें खुली पड़ी हैं, बट इनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। किताबें खुली हुई हैं बट किसी बच्चे का ध्यान किताब पे नहीं है, उनकी तरफ ये देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उनके पीछे ये जाते ही नहीं है, वहां पर उनको सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। और a full 3 score of several work that they have offered me। कहता है जितना काम मुझे मिला ना स्कूल की तरफ से करने के लिए, कहता है कि मैं उसको 3 गुना ज्यादा कर दूंगा मैं, बट ये बच्चों को पढ़ाने का काम मेरे से नहीं होने वाला, क्योंकि
ये पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप हालत से यहाँ पर समझोगे, ठीक है। मैथ्स टीचर क्या बोल रहे हैं कि जितना काम मुझे स्कूल ने दिया है मैं इससे 3 गुना काम और कर लूंगा, बट ये पढ़ाने वाला काम मेरे से नहीं होगा क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आई एम सिक, कहता मैं बीमार हो गया हूँ तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर, ठीक है। एंड वट ऑन अर्थ इज गुड ऑफ इट ऑल, कहता है इसका मतलब क्या है, जब ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, मैं इनको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, तो फिर इसमें से अच्छा ही क्या है, मतलब किस लिए हम ये काम कर रहे हैं। वट गुड ऑफ देम और मी आई कैन नॉट सी, कहता है इसमें मेरी क्या भलाई है, इसमें मेरे बच्चों की क्या भलाई है, मुझे तो इसमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। सो शैल आई टेक, जब इसमें कोई मतलब ही नहीं है तो फिर मैं ऐसा करूंगा। कैसा करूंगा, सुनो नीचे क्या बोलता है। माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई साउल, कहता है मेरी जो हिम्मत बची है ना थोड़ी बहुत है, इसको मैं बचा करके रखूंगा। क्या करने के लिए, टू हीप ऑन माई साउल, मैं अपनी आत्मा को, अपने आप को संवारने में, अपने आप को बनाने में इस हिम्मत को लगा दूंगा। मैं क्यों उनके ऊपर वेस्ट करूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड किंडल माई विल टू अ फ्लेम दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इनडिफरेंस एंड टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट्स, कहता है मैं अपनी हिम्मत को बचा करके रखूंगा और इन्होंने जो मेरी इंसल्ट की है, इन बच्चों ने मेरी जो बार बार इंसल्ट की है, मैं इनको पढ़ाता हूँ और ये पढ़ते नहीं है, ठीक है। कहता है इस इंसल्ट का मैं बदला लूंगा इनसे। कैसे लूंगा बदला, इन पनिशमेंट्स, डंडे मार मार के। आगे समझ, जो तुम्हारे मैथ्स टीचर हैं वो तुम्हें डंडे मार मार के उस डिसरिस्पेक्ट का बदला लेने वाले हैं, तुम तैयार रहो, ठीक है। आई विल नॉट, कहता मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। क्या नहीं करूंगा, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस, कहता मैं अपनी हिम्मत, मैं अपनी सोच इन बच्चों पर तो वेस्ट नहीं करूंगा कभी भी। वट डू आई केयर फॉर ऑल दैट दे अमिस, कहता मैं क्यों फिक्र करूं उनकी, वो पढ़ें या ना पढ़ें, वो किसी बात को समझें या ना समझें, वो ध्यान दें या ना दें, मैं क्यों इस बात की फिक्र करूं। वट इज द पॉइंट ऑफ देयर टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ देयर्स, कहते ये बात कौन सी है, मैं उनको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे से पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर मैं क्यों वेस्ट करूं अपनी एनर्जी को। इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस, कहता मेरी मेहनत जो मैं पढ़ाता हूं और उनका पढ़ना, ये दोनों काम एक ऐसे खड्डे में जाकर के गिर रहे हैं जिसका बॉटम ही नहीं है कोई भी। एबिस बोलते हैं एक बहुत गहरी खाई को, बहुत गहरे गड्ढे को, जिसका नीचे आपको एंड दिखेगा ही नहीं। कहता हम दोनों का पढ़ना पढ़ाना ये एक ऐसे खड्डे में जाकर के गिर रहा है जिसका कोई एंड ही नहीं है, हम क्यों इसमें एनर्जी वेस्ट करें। What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? कहता है वो किसी डॉग के बारे में अगर छोटी सी 2-4 लाइनें लिख सकते हैं तो मुझे इससे क्या फायदा है, और अगर वो नहीं लिख सकते तो मेरा नुकसान क्या है इसमें, मैं क्यों इसकी फिक्र करूं। What is the point to us both? It is all my aunt. कहता हम दोनों का इसमें फायदे वाला कौन सा पॉइंट है, ठीक, मैं इसकी कोई फिक्र नहीं करता हूं। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट, कहता मेरा पढ़ना यूजलेस है, मेरा पढ़ाना यूजलेस है, इनका पढ़ना यूजलेस है, तो फिर हम क्यों ये काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी मेरे से उम्मीद क्या की जा रही है कि मैं इनकी केयर करूं, मैं इनको पढ़ाऊं, मैं इन पे मेहनत करूं, कहता विद ऑल माई माइट। क्या चाहते हैं कि मेरी जितनी भी हिम्मत है मैं सारी हिम्मत लगा करके इन बच्चों को पढ़ाऊं जो किताबों की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, तो मैं क्यों करूं ऐसा। तो लास्ट में ये कंक्लूजन पर पहुंचता है, कहता है आई डू नॉट एंड विल नॉट, दे वांट एंड दे डोंट एंड दैट्स ऑल। ओ क्या लिखता है ये, आई डोंट एंड विल नॉट, कहता है ना तो मैं मेहनत करता हूं ना मैं करूंगा, दे वांट एंड दे डोंट, ना तो वो करेंगे और ना वो करते हैं, दैट्स ऑल। कहता है यही हमारा कंक्लूजन है, बस ना वो पढ़ते हैं ना मुझे पढ़ाना है, ना वो पढ़ेंगे ना मैं पढ़ाऊंगा, कहता यही बस सब कुछ, यही कंक्लूजन है, यही रिजल्ट है, यही करना मुझे। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, दे कैन कीप देयर्स एज वेल, कहता मैं अपनी ताकत अपनी स्ट्रेंथ बचा करके रखूंगा, वो भी अपनी बचा के रख सकते हैं। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल, कहता हम दोनों, मैं टीचर और मेरे स्टूडेंट्स, हम क्यों अपना मत्था मारेंगे दीवार के ऊपर जाकर, ठीक है, हम क्यों वेस्ट करें अपनी एनर्जी को, हम क्यों टाइम वेस्ट करें ऑफ ईच अदर। आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल, ओ कहता मैं बैठूंगा यहाँ पर आराम से और बैठ करके घंटी बजने का इंतजार करूंगा, घंटी बजेगी तो मैं क्लास से बाहर निकल जाऊंगा। आपका भी वैसा टीचर है क्या जो घंटी का वेट करता है, जिसको आप बहुत परेशान करते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपकी कौन सा सब्जेक्ट टीचर है
जिसकी कहानी आपको याद आ रही है पॉइंट पढ़ने के बाद। ठीक है, इसकी सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, आपको पीडीएफ भी इसका मिलेगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उस पर एक बार वापस आओगे, वहां पर एक पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, उसको बोलते हैं मेटाफर। यहाँ पर जो है ना, माई पैक ऑफ अनरियली हॉर्न्स, लाइन नंबर 3 में देखो फर्स्ट स्टेंजा में, तो उसने बिल्कुल बोला है कि ये मेरे शिकारी कुत्ते हैं। उसने ये नहीं बोला कि शिकारी कुत्तों के जैसे हैं ये, वहां पर फिर सिमिली हो जाता है। ठीक है ना, अगर वो कहता दे आर लाइक माई पैक ऑफ अनरियली हॉर्न्स, अगर लाइक का यूज होता तो सिमिली होती, बट उसने यहाँ पर डायरेक्टली क्या बोल दिया है, दे आर पैक ऑफ अनरियली हॉर्न्स, कहता है कि वो हैं। तो जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वहां पर मेटाफर होता है। ये आपको लास्ट में बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरह से स्ट्रेंजर्स आते हैं जिसमें पोएटिक डिवाइसेस को पूछा जाता है। मैं आने वाले एपिसोड में इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी एक्सरसाइज में आपको पूरा समझा दूंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रणवीर सिंह ठाकुर, वेलकम टू लिब्रा क्लासेस। लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, आज उसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम। पोएम की जो ओपनिंग लाइन है उसमें टोन कैसी है, हिम्मत वाली है, थकी हुई है, या फिर किस तरह की है। तो लिखता है, द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम डिपिक्ट्स बोरडम एंड वियरीनेस। बोरिंग, ठीक है, और वियरीनेस मीन्स थकाने वाली। ऐसा लगता है कि टीचर थका हुआ है एकदम, वो रेस्ट चाहता है बस। वो लिखता है ना, When will the bell ring and end this weariness? तक कब घंटी बजेगी और कब मेरी जान छूटेगी यहाँ से। तो इसको पढ़ के क्या लगता है कि वो बहुत बोर हो चुका है, बहुत थक चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ टीचर। इस पोएम में जो स्पीकर है वो एक टीचर है, या फिर जो इस पोएम का ऑथर है, जो इसका पोइट है D.S. लॉरेंस, वही इसका स्पीकर भी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द pupils regarded as, why has the teacher failed to hold them and urge them anymore। कहता है जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है इस पॉइंट के अंदर, और टीचर क्यों उनको इंस्पायर करने से नाकामयाब हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो पहले लिखता है ये, द pupils are regarded as unruly haunts। स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिकारी कुत्तों के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, जो हंटिंग डॉग्स होते हैं ना, जो शिकारियों के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं, तो यहाँ पर उसने बच्चों को वो बोला है, बट वो कौन से हैं, अनरूली हैं, जो इनडिसिप्लिन्ड हैं, जो अपने मालिक की बात को मानते नहीं है। तो बच्चे टीचर की बात नहीं ना मान रहे, यहाँ पर टीचर उनको पढ़ा रहा है और वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो कहता है ये मेरे ऐसे शिकारी कुत्ते हैं जो शिकार पर नहीं जाना चाहते हैं। तो उसने किसके साथ कंपेयर किया इनको, अनरूली हॉर्न्स के साथ। The teacher has failed to hold them and urge them because the students are not at all interested in the studies। वो स्टडीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो टीचर उनको कैसे इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मैं थक चुका हूं, मैं इनको पढ़ाने के काबिल नहीं हूं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, which words and phrases in stanza 2 convey the mood of the speaker। कौन कौन से वर्ड हैं जो स्पीकर के मूड को दिखा रहे हैं। तो आंसर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, why does the speaker not want to consume his fuel anymore। इस पॉइंट में टीचर ने ये बोला है कि मैं अपनी एनर्जी को बचा के रखूंगा अपने लिए, मैं क्यों इन बच्चों पर वेस्ट करूं। तो कहता है कि वो क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता है। लिखता है इसमें, by fuel the speaker means energy। अब ऐसा नहीं है कि टीचर के पास पेट्रोल है जिसको वो पी करके क्लास में जाता है, नहीं नहीं, फ्यूल का मतलब क्या है, जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है अपनी। तो कहता है मैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, मैं इसको बचा के रखूंगा। द स्पीकर डज नॉट वांट टू कंज्यूम हिज फ्यूल एनीमोर बिकॉज इवन आफ्टर हिज अटमोस्ट एफर्ट्स ही हैज फेल्ड टू मोटिवेट देम टू गेन नॉलेज। कहता है मैंने कोशिशें करके देख लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने हर एक मेथड अपना लिया है, बट मैं इन बच्चों को पढ़ाने से थक चुका हूं, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इनको। तो कहता है कि मैं क्यों फिर वेस्ट करूं अपनी एनर्जी को, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं अपना, मैं अपनी एनर्जी को खुद के लिए बचा के रखूं, इसलिए वो बोल रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन 6 है, व्हाट डू यू थिंक टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट्स मीन? वो कहता है ना मैं बदला लूंगा तुम सबसे, आपने जो मेरी इंसल्ट की है मैं पनिशमेंट में डंडे मार मार के इसका बदला लूंगा तुमसे। क्या मतलब है इस बात का? द टीचर इज कंप्लीटली फेड अप विद हिज स्टूडेंट्स। मैंने बताया था ना आपको, ये कोई मैथ्स टीचर है जो अपने बच्चों से कंप्लीटली फेड अप हो चुका है, थक गया है उनकी बातें सुन सुनकर, उनको पढ़ा पढ़ा कर। ठीक है। He has tolerated many indisciplined activities and insults of his students. उस टीचर की क्लास में बहुत ज्यादा बदतमीजी होती है, बहुत इनडिसिप्लिन होता है, बच्चे उसको बहुत परेशान करते हैं, तो उसने बहुत बर्दाश्त किया है। बच्चों ने उसकी इंसल्ट की है, उसकी क्लास में उसको मानते नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सारी चीजें अभी तक टीचर ने बर्दाश्त की है। ठीक है, टॉलरेट की है। तो कहता है अब नहीं करूंगा। द टीचर वांट्स टू मेल्ट देयर डिसइंटरेस्ट एंड वांट्स टू कंपनसेट ऑल देयर इंसल्ट्स विद सीवियर पनिशमेंट्स। तो कहता है अब मैं सबका हिसाब लूंगा और डंडे मार मार के लूंगा। ठीक है, अभी तक मैंने जितना बर्दाश्त किया है अब और ज्यादा नहीं करूंगा, अब मैं सबका हिसाब लूंगा, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है। 7th क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे। 8th क्वेश्चन है, आपको आंसर इसका मिलेगा फिर भी, ठीक है ना, नोट कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको छोड़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, डू यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पॉइंट? क्या आपको पॉइंट की शुरुआत में और एंडिंग में कुछ कनेक्शन लगता है? तो आंसर लिखता है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पॉइंट। द पॉइंट commences and ends with the boring feelings of a teacher। हाँ जी बिल्कुल, पॉइंट की शुरुआत टीचर ने कैसे की है? When will the bell ring? कब ये घंटी बजेगी यार और मेरा ये क्लास खत्म होगी। थका हुआ है स्टार्टिंग में भी वो, और लास्ट में भी क्या बोलता है? I will wait for the bell to ring and I will leave the class। वो कहता है ना कि मैं बैठता हूँ आराम से घंटी का वेट। मैं भी वो घंटी का वेट कर रहा था, लास्ट में भी वैसे ही है वो, जो उसकी मोड स्टार्टिंग में था वही लास्ट में था। तो कनेक्शन है स्टार्टिंग और एंडिंग में। The start of the poem gives us an idea of reluctance of a teacher to stay in the class and teach his students. Same unwillingness is shown at the end of the poem. वो शुरू में भी क्लास के अंदर नहीं जाना चाहता है, वो थका हुआ है, वो क्लास से बाहर जाना चाहता है, और पॉइंट के लास्ट में भी वो क्लास से बाहर जाना चाहता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन है पॉइंट की बिगिनिंग में और एंडिंग में। After reading the poem, write an account of your opinion, idea of 100 to 200 words about the poem। बिल्कुल आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से नोट कर लेना इसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ये। आइडेंटिफाई द मेटाफर्स इन स्टेंजा 3। स्टेंजा नंबर 3 में जो मेटाफर्स हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राउंड कर दो, स्टार लगा दो इसके ऊपर, मार्क कर दो अच्छी तरह से, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लिए। तो स्टेंजा 3 में कौन कौन से मेटाफर्स हैं? द मेटाफर इन स्टेंजा 3 इज माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हील ऑन माई साउल एंड इट इज यूज्ड टू डिपिक्ट द एनर्जी और नॉलेज ऑफ अ टीचर। जो माई लास्ट डियर फ्यूल, तो फ्यूल ने यहां पर किसको रिप्रेजेंट किया है? वैसे आप फ्यूल का लिटरल मीनिंग देखो क्या होता है। फ्यूल मीन्स कोई भी चीज जो जल जाती है और हमें एनर्जी देती है, वो उसको फ्यूल कहते हैं। तो यहां पर टीचर कौन सा फ्यूल बचाना चाहता है? क्या वो सेम फ्यूल पीता है क्या? नहीं। फ्यूल का मतलब है यहाँ पर एनर्जी। तो यहाँ पर एक वर्ड ने दूसरे वर्ड को रिप्लेस किया। ठीक है, फ्यूल मीन्स एनर्जी। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है फ्यूल और एनर्जी के बीच में। मेटाफर है यहाँ पर। सेकंड मेटाफर है एंड टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट्स। दूसरा कहता है कि हिसाब लूंगा मैं उनकी बेइज्जती का, ठीक है, उनकी इंसल्ट्स का। क्या कर करके? डंडे मार मार के। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेटाफर of ML is that how the teacher deals with his unruly students. Toll is a kind of tax that has to be paid for using a particular road. असल में टोल किसको बोलते हैं? टोल एक वो टैक्स होता है जो हम किसी भी रोड को यूज करने के लिए वहां पर पे करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जो इन्होंने मेरी इंसल्ट की है मैं उसका टोल वापस वसूलूंगा। मतलब कौन सा टोल लेगा बच्चों से? वो जो उन्होंने उसकी इंसल्ट की है वो डंडे मार मार के उसका हिसाब लेगा। ठीक है, पनिशमेंट के रूप में उसका हिसाब लेगा वो। तो टोल का मतलब पनिशमेंट, समझ गए? तो यहाँ पर 2 मेटाफर का यूज किया उसने। तो ये थी हमारी इस पोएम की कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा।
कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, इसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने, ठीक, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ठीक है। किसी दोपहर का लास्ट का लेसन है ये, तो आप बच्चों को इसको पढ़ के मजा आने वाला है, बहुत अच्छी पोएम है ये, ठीक है। दरअसल ये टीचर और उसके स्टूडेंट्स की एक स्टोरी है ये भी, ठीक है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले समरी में आ जाओगे नीचे, इसमें लिखता है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून एक्सप्रेसेस अ मूड ऑफ बिटर डेस्परेशन एट द थैंकलेसनेस ऑफ अ टीचर्स वर्क। तो इस पॉइंट में क्या दिखाया गया है, जो टीचर है, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े थैंकलेस हैं असल में। टीचर कितनी मेहनत कर रहा है उनको पढ़ाने के लिए, वो कितना हार्डवर्क करता है, वो कितने मेहनत करके कंटेंट्स को निकाल के लाता है और वो अपने बच्चों तक पहुंचाता है, बट उसकी सारी मेहनत जो है वो बेकार जाती है, क्योंकि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब वो उसकी तारीफ नहीं करते हैं या फिर उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो बेचारा मेहनत करता जाता है और बच्चे उसको थैंकलेसनेस दिखाते हैं, तो उसका मूड बहुत डिप्रेस हो चुका है। The speaker of the poem, who happens to be a teacher, compares his students with haunts. इस poem में जो टीचर है वो अपने बच्चों को शिकारी कुत्तों के साथ कंपेयर करता है। शिकारी होते हैं ना जो जंगल में जाके शिकार करते हैं, उनके पास बहुत तेज कुत्ते होते हैं, ठीक है ना, जिनसे वो शिकार करते हैं। ये होते कैसे हैं, आगे बात करते हैं। Who hate to chase knowledge. इमेजिन करो कोई शिकारी है, उसके पास कोई कुत्ता है, बट वो शिकार पर जाना ही नहीं चाहता है। तो कहता है ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे ऐसे हॉन्ट्स हैं जो नॉलेज का शिकार नहीं करना चाहते, ठीक है, ये उससे नफरत करते हैं। द टीचर हैज फेल्ड टू इंस्पायर देम। टीचर ने बहुत कोशिशें की हैं उनको इंस्पायर करने में, बट उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं इस पॉइंट के अंदर अपने बच्चों को इंस्पायर करने में। आपको समझ रहे हो आप, टीचर बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाने में, बट बच्चे उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ये बेचारा मायूस हो जाता है, यार ये मेरे कुत्ते शिकार ही नहीं करते, तो मैं क्या करूं। He thinks that his teaching and the pupils' learning are both purposeless, and he can no longer haul them or urge them anymore. कहता है मेरा पढ़ाना और मेरे बच्चों का पढ़ना ये दोनों पर्पसलेस है, इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं उनको पढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, मैं उनको इंस्पायर नहीं कर पाया हूं कि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट में क्या लिखता है ये। फर्स्ट पहला भी आ जाओगे, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में कहता है व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वियरीनेस। कहता है कब ये घंटी बजेगी और कब मेरी ये थकान दूर होगी। बात समझ रही हो आप, बेचारा क्लास में बैठा हुआ जाकर के और इंतजार कर रहा है कि कब घंटी बजेगी और मैं इस क्लास से बाहर निकलूंगा। आप हालत समझ रहे हो ना, कभी कभार क्लास में ऐसी हालत हो जाती है कि हम वेट करते हैं घंटी कब बजेगी। कभी कभार कोई टीचर ऐसा लेक्चर देता है कि हम सोचते हैं घंटी ना बजे तो अच्छा है, थोड़ी दो चार बातें और निकल जाए तो अच्छे है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वेट करते हैं कि कब घंटी बजेगी यार, कब ये जान छूटेगी इससे, होता है ना ऐसा। तो टीचर ये सोच रहा है कि घंटी कब बजेगी, कब मेरी जान यहाँ से छूटेगी, कब मेरी ये थकावट दूर होगी। हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश एंड स्ट्रेंड अपार्ट। लीश उस रस्सी को बोलते हैं जिसको गले में बांध करके कुत्ते को बांधा जाता है, ठीक है। तो कहता है हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश। कहता है ये जो मेरे कुत्ते हैं ये कब से उस रस्सी को झटके मार रहे हैं, कब से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंड अपार्ट, कितना खींचा है इन्होंने उस रस्सी को तोड़ने के लिए। माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स। पैक कहते हैं ग्रुप को, क्या कहता है ये क्लास में जो मेरा ये ग्रुप बैठा हुआ है, किसका ग्रुप है ये, अनरूली हॉर्न्स का। कहता है ये मेरे वो शिकारी कुत्ते हैं जो अनरूली हैं, जो इनडिसिप्लिन्ड हैं, जो शिकार करने के लिए मेरी बात नहीं मानते हैं। आई कैन नॉट स्टार्ट देम अगेन ऑन अ क्वेरी ऑफ नॉलेज, दे हेट टू हंट। कहता मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, मैं फिर से इनको इकट्ठा करके इंस्पायर नहीं कर सकता कि ये फिर से शिकार करने के लिए चले जाएं। कौन सा शिकार करना है, पढ़ाई के पीछे भागने वाला शिकार, ठीक है।
तो कहता है मेरे ये ऐसे कुत्ते हैं जो शिकार में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मैं इनको कैसे इंस्पायर करूँ, थक गया हूँ मैं, ये भी मेरे से आज़ाद होना चाहते हैं तो मैं भी इनसे आज़ाद होना चाहता हूँ। कहता मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, ठीक है। आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर। कहता ना तो इनको मैं और इंस्पायर कर सकता हूँ, ना इनको मैं फोर्स कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बस। एक बार नीचे अपनी बुक पे फोटो देखो, जो टीचर है ये मैथ्स टीचर असल में, देखो वहां पर उसने कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो मैथ्स टीचर्स की क्लास में यही हालत होती है इसमें, ठीक है ना। बच्चे वेट करते हैं कि कब ये जान छूटेगी हमारी, होता है ऐसा क्या, बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये मैथ्स टीचर बहुत परेशान हो गया होगा, कहता है मैं किस तरह से इनको पढ़ा लूँ, कैसे इनको इंस्पायर करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक। आगे लिखता है, नेक्स्ट पेज पे चलोगे। No longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desks। कहता मैं इस चीज को, इस खराब हालत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है और बर्दाश्त करने की। क्या हालत है कि इनके जो डेस्क हैं उनके ऊपर किताबें खुली पड़ी हैं, बट इनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। किताबें खुली हुई हैं बट किसी बच्चे का ध्यान किताब पे नहीं है, उनकी तरफ ये देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे ये जाते ही नहीं है, वहां पर उनको सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। और a full 3 score of several work that they have offered me। कहता है जितना काम मुझे मिला ना स्कूल की तरफ से करने के लिए, कहता है कि मैं उसको 3 गुना ज्यादा कर दूंगा मैं, बट ये बच्चों को पढ़ाने का काम मेरे से नहीं होने वाला, क्योंकि ये पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप हालत से यहाँ पर समझोगे, ठीक है। मैथ्स टीचर क्या बोल रहे हैं कि जितना काम मुझे स्कूल ने दिया है मैं इससे 3 गुना काम और कर लूंगा, बट ये पढ़ाने वाला काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आई एम सिक, कहता मैं बीमार हो गया हूं तुम्हें पढ़ा कर, ठीक है। एंड वट ऑन अर्थ इज गुड ऑफ इट ऑल। कहता है इसका मतलब क्या है, जब ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, मैं इनको पढ़ाना नहीं चाहता हूं, तो फिर इसमें से अच्छा ही क्या है, मतलब किस लिए हम ये काम कर रहे हैं। वट गुड ऑफ देम और मी आई कैन नॉट सी। कहता है इसमें मेरी क्या भलाई है, इसमें मेरे बच्चों की क्या भलाई है, मुझे तो इसमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। सो शैल आई टेक, जब इसमें कोई मतलब ही नहीं है तो फिर मैं ऐसा करूंगा। कैसा करूंगा, सुनो नीचे क्या बोलता है। माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई साउल। कहता है मेरी जो हिम्मत बची है ना थोड़ी बहुत, इसको मैं बचा करके रखूंगा। क्या करने के लिए, टू हीप ऑन माई साउल, मैं अपनी आत्मा को, अपने आप को संवारने में, अपने आप को बनाने में इस हिम्मत को लगा दूंगा। मैं क्यों उनके ऊपर वेस्ट करूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड किंडल माई विल टू अ फ्लेम दैट शैल कंज्यूम their dross of indifference and take the toll of their insults in punishments। कहता मैं अपनी हिम्मत को बचा करके रखूंगा, और इन्होंने जो मेरी इंसल्ट की है, इन बच्चों ने मेरी जो बार बार इंसल्ट की है, मैं इनको पढ़ाता हूं और ये पढ़ते नहीं है, ठीक है। कहता इस इंसल्ट का मैं बदला लूंगा इनसे। कैसे लूंगा बदला, इन पनिशमेंट्स, डंडे मार मार के। आगे समझ, जो तुम्हारे मैथ्स टीचर हैं और तुम्हें डंडे मार मार के उस डिसरिस्पेक्ट का बदला लेने वाले हैं, तुम तैयार रहो, ठीक है। आई विल नॉट, कहता मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। क्या नहीं करूंगा, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। कहता मैं अपनी हिम्मत, मैं अपनी सोच इन बच्चों पर तो वेस्ट नहीं करूंगा कभी भी। वट डू आई केयर फॉर ऑल दैट दे मिस। कहता मैं क्यों फिक्र करूं उनकी, वो पढ़े या ना पढ़े, वो किसी बात को समझे या ना समझे, वो ध्यान दें या ना दें, मैं क्यों इस बात की फिक्र करूं। What is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs। कहते ये बात कौन सी है, मैं उनको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे से पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर मैं क्यों वेस्ट करूं अपनी एनर्जी को। It all goes down the same abyss। कहता मेरी मेहनत जो मैं पढ़ाता हूं और उनका पढ़ना, ये दोनों काम एक ऐसे खड्डे में जाकर के गिर रहे हैं जिसका बॉटम ही नहीं है कोई भी। एबिस बोलते हैं एक बहुत गहरी खाई को, बहुत गहरे गड्ढे को, जिसका नीचे आपको एंड दिखेगा ही नहीं। कहता हम दोनों का पढ़ना पढ़ाना ये एक ऐसे खड्डे में जाकर के गिर रहा है जिसका कोई एंड ही नहीं है, हम क्यों इसमें एनर्जी वेस्ट करेंगे। What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't। कहता है वो किसी डॉग के बारे में अगर छोटी सी 2-4 लाइनें लिख सकते हैं तो मुझे इससे क्या फायदा है, और अगर वो नहीं लिख सकती तो मेरा नुकसान क्या है इसमें, मैं क्यों इसकी फिक्र करूं। What is the point to us both, it is all my aunt। कहता हम दोनों का इसमें
फायदे वाला कौन सा पॉइंट है, ठीक, मैं इसकी कोई फिक्र नहीं करता हूँ। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट। कहता मेरा पढ़ना यूजलेस है, मेरा पढ़ाना यूजलेस है, इनका पढ़ना यूजलेस है, तो फिर हम क्यों ये काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी मेरे से उम्मीद क्या की जा रही है कि मैं इनकी केयर करूं, मैं इनको पढ़ाऊं, मैं इन पे मेहनत करूं। कहता विद ऑल माई माइट। क्या चाहते हैं कि मेरी जितनी भी हिम्मत है, मैं सारी हिम्मत लगा करके इन बच्चों को पढ़ाऊं जो किताबों की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं क्यों करूं ऐसा। तो लास्ट में ये कंक्लूजन पर पहुंचता रहता है, आई डू नॉट एंड विल नॉट, दे वॉन्ट एंड दे डोंट एंड दैट्स ऑल। ओ क्या लिखता है ये, आई डोंट एंड विल नॉट। कहता है ना तो मैं मेहनत करता हूं ना मैं करूंगा। दे वॉन्ट एंड दे डोंट, ना तो वो करेंगे और ना वो करते हैं, दैट्स ऑल। कहता है यही हमारा कंक्लूजन है बस। ना वो पढ़ते हैं ना मुझे पढ़ाना है, ना वो पढ़ेंगे ना मैं पढ़ाऊंगा। कहता है यही बस सब कुछ, यही कंक्लूजन है, यही रिजल्ट है, यही करना मुझे। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, दे कैन कीप देयर्स एज वेल। कहता मैं अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ बचा करके रखूंगा, वो भी अपनी बचा के रख सकते हैं। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल। कहता हम दोनों, मैं टीचर और मेरे स्टूडेंट्स, हम क्यों अपना मत्था मारेंगे दीवार के ऊपर जाकर, ठीक है। हम क्यों वेस्ट करें अपनी एनर्जी को, हम क्यों टाइम वेस्ट करें ऑफ ईच अदर। आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल। ओ कहता मैं बैठूंगा यहाँ पर आराम से और बैठ करके घंटी बजने का इंतजार करूंगा। घंटी बजेगी तो मैं क्लास से बाहर निकल जाऊंगा। आपका भी कोई ऐसा टीचर है क्या जो घंटी का वेट करता है, जिसको आप बहुत परेशान करते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपकी कौन सा सब्जेक्ट टीचर है जिसकी कहानी आपको याद आ रही है पॉइंट पढ़ने के बाद, ठीक है। इसकी सारी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में दे दूंगा। आप वहां से देख लेना, आपको पीडीएफ भी इसका मिलेगा, ठीक है। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उस पर एक बार वापस आओगे, वहां पर एक पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, उसको बोलते हैं मेटाफर। यहाँ पर जो है ना, माई पैक ऑफ अनरियली हॉन्ट्स, लाइन नंबर 3 में देखो फर्स्ट स्टेंजा में, तो उसने बिल्कुल बोला है कि ये मेरे शिकारी कुत्ते हैं। उसने ये नहीं बोला कि शिकारी कुत्तों के जैसे हैं ये, वहां पर फिर सिमिली हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो कहता दे आर लाइक माई पैक ऑफ अनरियली हॉन्ट्स, अगर लाइक का यूज होता तो सिमिली होती, बट उसने यहाँ पर डायरेक्टली क्या बोल दिया है, दे आर पैक ऑफ अनरियली हॉन्ट्स। कहता कि वो हैं, तो जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वहां पर मेटाफर होता है। ये आपको लास्ट में बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरह से स्ट्रेंजर्स आते हैं जिसमें पोएटिक डिवाइसेस को पूछा जाता है। मैं आने वाले एपिसोड में इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी एक्सरसाइज में आपको पूरा समझा दूंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।